हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल एग्जाम्स लैब में। आपकी इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो चल रही है उसका आज लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को। इससे पहले आपके 3 लेक्चर यहाँ पर कंडक्ट किए जा चुके हैं और जो ये पूरी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जैसा कि आप जानते हैं, इसका फोकस है जो यूपीएससी का जीएस 2 का मेंस का पोर्शन है उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना और उसके सिलेबस को कवर करना, और इसके साथ साथ यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी जिस तरीके से आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल साइंस के अराउंड कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एप्लीकेशन की समझ आपको है कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनके एप्लीकेशन की समझ आपको है या नहीं। तो इसलिए चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे जीएस 2 मेंस के पोर्शन की बात करें, दोनों ही विषयों के लिए इस सब्जेक्ट के अराउंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ जो फैक्ट्स हैं जो प्रोविजंस हैं उनको भी कवर करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सीरीज है ये पूरी तरीके से इसी चीज को फोकस में रख करके डिजाइन किया गया है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस। इससे पहले हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये कैसे रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करता है, रूल ऑफ लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देन हमने जाना इसके बाद कि भाई स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए, और इससे पहले कि हम लोग कोर इंडियन पॉलिटी की तरफ बढ़े, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़े, कुछ और चीजें हमें समझना है वहां तक पहुंचने से पहले, और इसी डायरेक्शन में हम आज ही क्लास में हम कवर करेंगे रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच के डिफरेंस को। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के इस सेशन को और समझना चालू करते हैं अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं यहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट, और दूसरी तरफ वहां पे लिख देते हैं हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और दोनों के बीच में इस चर्चा के दौरान जो भी डिफरेंसेस हमको समझ में आएगा वो हम नोट करते चले जाएंगे, वो हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये शब्द जो है अनरिटन, इसका मतलब क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो पहली बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन उसका कोडिफिकेशन नहीं किया गया है इनटू अ सिंगल बुक, समझ गए। लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का कोडिफिकेशन कर दिया गया है इनटू वन सिंगल बुक, तो वहां पर हम कहेंगे कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। और जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका कोडिफिकेशन एक सिंगल बुक में नहीं किया गया, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। अब अगर एक सिंगल बुक में कोडिफिकेशन नहीं किया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी फॉर्म में रिटन नहीं है। भाई वहां पे भी कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट फॉर्म्स में लिखा हो सकता है। जैसे जुडिशरी ऑर्डर्स में अगर हम उसको देखें तो वहां पे उससे हमें उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का पता चल सकता है जहां पे हम कह रहे हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्लियामेंट्री के पार्लियामेंट्स के जो एक्ट्स हैं उनको पढ़ करके पता चल सकता है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, वहां के जो कन्वेंशंस हैं उसको देख करके पता चल सकता है कि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर चीजें एकदम ही बिल्कुल रिटन है ही नहीं, किसी भी फॉर्म में रिटन है। पर अनरिटन क्यों बोल रहे हैं, अनरिटन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल बुक में कोडिफाइड नहीं है, इसलिए अनरिटन बोल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी फॉर्म में कहीं पे कुछ लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि इट इज नॉट कोडिफाइड, है ना। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कोडिफाइड इनटू अ सिंगल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कोडिफाइड इनटू अ सिंगल बुक, करेक्ट। लेकिन जहां जहां पे आपको रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा वहां पे आपको ये फीचर देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड इनटू अ सिंगल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज कोडिफाइड इनटू अ सिंगल बुक, इनटू अ सिंगल बुक, इनटू अ सिंगल बुक, करेक्ट। अब कहां पे ऐसा देखने को मिलता है अपन को कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल बुक में कोडिफाइड है। तो इसका एग्जांपल ले लो, जैसे यूएसए, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल बुक में कोडिफाइड है तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। इसका एग्जांपल जैसे इंडिया हो सकता है, यहाँ पे भी आपका
कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल बुक में कोडिफाइड है। आप मार्केट में जाएंगे, स्टोर पे जाएंगे, कहेंगे आप कि हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, वो आपको एक सिंगल बुक ला करके आपके हाथ में दे देगा। तो इसका मतलब सारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने यहाँ पर एक सिंगल बुक में कोडिफाइड है। लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम में जाएंगे, यहाँ का एग्जाम्पल जो हो सकता है अपना, तो क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है? तो वहां का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे अपना यूके हो गया, फिर उसके बाद जैसे न्यूजीलैंड हो गया, है ना, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी वही शासन व्यवस्था कंटिन्यू हुई जो यूके में थी, क्योंकि पहले न्यूजीलैंड आपका यूके के अंतर्गत ही आता था। फिर जैसे इजराइल हो गया, यहाँ पे भी पार्शियली ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है ना, तो इसलिए इसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में ही डालते हैं। तो इन सब देशों में आप जाओगे और कहोगे कि हमको एक सिंगल हमको कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दे दो, तो वहां पे आपको कोई सिंगल बुक मिलने वाली नहीं है। तो इन देशों में आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है, इन देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो होता है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो सबसे पहले यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया है? तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन केम थ्रू इवोल्यूशन, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन केम थ्रू इवोल्यूशन, इवोल्यूशन, इसलिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी बहुत ज्यादा। क्या मतलब इस बात का, मैं समझाता हूं। लेकिन जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया, वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया, इट केम आफ्टर रिवॉल्यूशन, इट केम आफ्टर रिवॉल्यूशन, इसलिए यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत क्लियरली लिखने की जरूरत पड़ी। क्या मतलब इस बात का? जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यहां का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन के जरिए आया है। मतलब यहां के कॉन्स्टिट्यूशन में वो बातें भी आज भी शामिल है जो आज से 700-800 साल पहले कही गई, और उस 700-800 सालों से लेकर के निरंतर जो शासन व्यवस्था जिस तरीके से चली है, तो जिन चीजों को हटाया नहीं गया वो, और जो चीजें आज भी पुराने समय में कंटिन्यू रही थी और उसको रिप्लेस नहीं किया गया, वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का आज भी पार्ट है। तो ओवर द पीरियड वहां पर पिछले 700-800 सालों में जो रूलिंग सिस्टम चला है, उसमें जिस तरीके के यहां पर रूलिंग प्रिंसिपल्स को लेजिटिमेसी मिली है, वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। और इसलिए यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाओगे तो आपको एक लंबा टाइम फ्रेम जो है वो कवर करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर ब्रिटेन की बात कर रहे हैं अपन, तो ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनना चालू हो गया था आपका 1215 ईस्वी से ही, जब आपका मैग्ना कार्टा आया था पहली बार। जब वहां पर किंग की अथॉरिटी के खिलाफ वहां के जो लॉर्ड्स हैं उन्होंने विरोध किया था, और उसकी वजह से यह सुनिश्चित किया गया सबसे पहली बार कि भाई जो किंग है ना, उसका भी आर्बिट्रेरी रूल नहीं हो सकता, उसको भी लॉ के अंदर रहना पड़ेगा। यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, उस प्रिंसिपल की स्टैब्लिशमेंट हुई थी मैग्ना कार्टा के माध्यम से। तो ये रूल ऑफ लॉ तब से चल रहा है और आज भी यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है। फिर ऐसे ही यहां पर यह सुनिश्चित किया गया था इसके दौरान कि किंग जो है वो किसी को भी रैंडमली सजा नहीं दे सकता, और ना ही यहां पर आर्बिट्ररी मैनर में उसको पनिश कर सकता है। तो यहां पर आर्बिट्ररी पनिशमेंट के अगेंस्ट यहां पर प्रोविजंस लाए गए थे, और यह कहा गया था कि अगर कोई एस्टैब्लिश्ड लॉ का वायलेशन करेगा तो ही यहां पर किसी को पनिशमेंट दिया जाएगा, किंग अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। ये आज भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। कब बना? 1215 में आया था। फिर ऐसे ही इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1689 में आया, उसके बाद से कुछ प्रोविजंस यहां पे डिसाइड हो गए। क्या डिसाइड हो गए? कि भाई किंग की सुपरमेसी नहीं रहेगी। किसकी सुपरमेसी रहेगी? सुपरमेसी रहेगी भाई पार्लियामेंट की। किसकी सुपरमेसी रहेगी? पार्लियामेंट की सुपरमेसी रहेगी। यानी कि किंग को भी रूल किसकी कंसेंट से करना पड़ेगा? किंग को रूल करना पड़ेगा पार्लियामेंट की कंसेंट से। पार्लियामेंट से बिना पूछे किंग कोई भी रैंडम लॉ पास नहीं कर सकता। फिर जो टैक्सेस वगैरह भी डिसाइड करने हैं, वो टैक्सेस वगैरह भी किसकी सहमति से डिसाइड होंगे? पार्लियामेंट के कंसेंट से ही डिसाइड होंगे। किंग अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता। इसी तरीके से फिर 1832 में यूनाइटेड किंगडम में आपके रिफॉर्म्स एक्ट आए, जहां पर पार्लियामेंट का एक्सपेंशन हुआ, वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स और बढ़े, किंग की पावर और कम करी गई, और किंग का इंटरफेरेंस इन रिप्रेजेंटेटिव्स में और कम किया गया। यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी को और बढ़ाया गया यहां पर। फिर 1998 में ह्यूमन राइट्स एक्ट को अपनाया उन्होंने, और इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन ओवर द पीरियड इवॉल्व हुआ है।
सो इट केम आफ्टर इवोल्यूशन, और जो भी यहां पर आया है ना उसको लिखने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली एक प्रिंसिपल के रूप में स्टेब्लिश हो गया है पार्लियामेंट के लिए, और फिर पार्लियामेंट वहां पर ऑटोमेटिकली उसी के बेसिस पे यहां पे काम कर रही है। और बदलते समय के अनुसार यहां पर अगर लगा कि कोई चीज पुरानी है इसमें से या इनवैलिड है, तो पार्लियामेंट ने उसको रिप्लेस करके नया सिस्टम लेके आ गई ऑटोमेटिकली, और उसी को फिर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया, और जिसको हटाया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया। तो वहां पे जो पार्लियामेंट कह रही है ना वही लॉ बन जा रहा है और वही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बन जा रहा है। तो वहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, जो पार्लियामेंट कह रही है ओवर द पीरियड और जिसको फॉलो कर रही है पिछले समय से, वही अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन, जहां जिन देशों में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो विथ टाइम इवॉल्व हुआ है, करेक्ट। लेकिन जहां पर आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है ना, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी। क्यों लिखने की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ी? क्योंकि वहां पर जो चीजें है ना वो रिवॉल्यूशन के बाद यहां पर स्थापित हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमने अंग्रेजों के एक्सप्लॉटेटिव रूल के अगेंस्ट यहां पर एक पूरा स्ट्रगल किया, एक पूरा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चलाया, एक अच्छा खासा अपना रिवॉल्यूशन चला। किसके विरुद्ध चला? उनकी शासन व्यवस्था के विरुद्ध चला। वो जिस तरीके से यहाँ के रूलिंग स्ट्रक्चर का और लॉज का इम्प्लीमेंटेशन हम पे कर रहे थे वो एक्सप्लॉटेटिव था अपने आप में, तो हमने उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन किया। और मान लो हमको उनसे आजादी मिली। अब आजादी मिल गई तो जो पूरा रूलिंग स्ट्रक्चर है, जो पुराने लॉज हैं, सब कुछ हटाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर रिफॉर्म करना पड़ेगा। जो हमारे काम की है बस हम उसको रखेंगे, और हमें क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा कि अब जब पुराने रूलर्स जा चुके हैं तो अब हम इस देश को कैसे रूल करेंगे, अब हम इस देश को किस विजन के तहत, किस आइडियल्स के तहत आगे बढ़ाएंगे। क्लियरली इसको कोडिफाई करना पड़ेगा, किसके क्या राइट्स होंगे इसको क्लियरली कोडिफाई करना पड़ेगा। गवर्नमेंट और जनता के बीच में अब क्या रिलेशन होगा इसको क्लियरली बताना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन के बाद अब सब कुछ बदल गया है। यहां पर अब पूरा एक नया स्ट्रक्चर अपन को क्रिएट करना पड़ रहा है। तो इस प्रोसेस में अब जो जिस तरीके से देश आगे बढ़ने वाला है, तो उन जिन्होंने आजादी की लड़ाई में संघर्ष किया और जो यहाँ के नागरिक है, सबको पता तो होना चाहिए कि अब देश का भविष्य क्या है, अब देश को हम किस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पर जब भी जहां पे रिवॉल्यूशन होता है वहां पे जो नई व्यवस्था आती है वो नई व्यवस्था किस तरीके से चलेगी इसको बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में सबको बताने की जरूरत महसूस होती है। इसलिए यहाँ पर जो भी नया रूलिंग स्ट्रक्चर, लॉज, ये सब जो होता है ये इसको कोडिफाई करने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए यहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कोडिफाइड मिलता है। जबकि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इवोल्यूशन के जरिए आया है तो इसके कोडिफिकेशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। फिर ये अचानक से आया है आपका कौन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको एनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि इसको लागू करना पड़ता है। क्लियरली बताना पड़ता है कि इस दिन के बाद से जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया है, जिस पे अब सबकी सहमति बन गई है, वो इस दिन के बाद से लागू हो जाएगा। लेकिन यहां पर इवोल्यूशन के जरिए चीजें आ रही हैं तो इसको एनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये चलती चली आ रही है ना। तो नॉट नीडेड टू एनेक्ट इट, है ना। इट इज नॉट नीडेड टू एनेक्ट इट, इट इज नॉट नीडेड टू एनेक्ट इट, इट इज नॉट नीडेड टू एनेक्ट इट। इसको एनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे एनेक्ट करने की जरूरत है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। और एनेक्ट करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेट करने के लिए यहां पर इसको क्या चाहिए? एक स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो एक स्पेशल बॉडी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए और इसके एनेक्टमेंट के लिए एक स्पेशल बॉडी की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है, इस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में नॉट स्पेशलाइज्ड बॉडी जो है उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि यहां पर ना तो वो फॉर्मुलेट कर रही है ऐसा कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही उसे एनेक्ट करने की आवश्यकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड बॉडी इज नॉट नीडेड, स्पेशलाइज्ड बॉडी इज नॉट नीडेड। ये अंतर अपना सबसे पहले हो गया रिटन और अनरिटन के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पे ये समझ लो रिटन और अनरिटन में क्या होता है। रिटन और अनरिटन में डिफरेंस ये भी होता है कि जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे हमें एक तरीके से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। यहां पे सुप्रीम कौन होता है? यहां पे सुप्रीम
पार्लियामेंट होता है। और इसी वजह से हमें यहाँ पे एवी डाइसी के अकॉर्डिंग जो कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, उस कंसेप्ट को हम और आप लोग जानते हैं पार्लियामेंट सॉवर्निटी के नाम से। इसका मतलब पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। लेकिन जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड होता है, रिटर्न होता है, वहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी देखने को मिलती है। यानी कि सुप्रीम वहां पे कौन है? वहां पे सुप्रीम ना तो लेजिस्लेचर है, ना ही एग्जीक्यूटिव है, ना जुडिशरी है। सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? सबको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन यहां पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं। जो पार्लियामेंट क्रिएट करेगी, जो भी नया लॉ पुराने लॉ को रिप्लेस करेगा, वही अपने आप में क्या बन जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन जाएगा। इसका मतलब एवरी लॉ फॉर्मुलेटेड बाय एवरी लॉ फॉर्मुलेटेड बाय एवरी लॉ फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट एवरी लॉ फॉर्मुलेटेड बाय पार्लियामेंट पार्लियामेंट बिकम्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकम्स पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे अपन को यही देखने को मिलेगा। और इसी वजह से वहां पे पार्लियामेंट की सोवरेनिटी रहती है, इसी वजह से वहां पे पार्लियामेंट की सुपरमेसी रहती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट बना रही है लॉ, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। और उसको कोई पुराना लॉ रोक नहीं सकता बनाने से। लेकिन यहां पे पार्लियामेंट्री सुपरमेसी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट ना तो लेजिस्लेचर की सुपरमेसी, ना एग्जीक्यूटिव की, ना जुडिशरी की, किसी की सुपरमेसी नहीं है। और जो नया लॉ बनेगा, है ना, वो नया लॉ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? नया लॉ, न्यू लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन न्यू लॉ शुड बी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। लेकिन यहां पे जहां पे अनरिटन है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहां पे पार्लियामेंट सुप्रीमेसी है। तो वहां पे जो पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी, वो ऑटोमेटिकली पार्ट बन जाएगा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए यहां पर पार्लियामेंट सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। फिर यहां पर जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक तरीके से जो जुडिशियरी है, वो उसकी पावर्स स्ट्रांग देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉ जो बनने हैं, वो लॉ एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही बनना है। और अगर लॉ को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनना है, तो उसको देखने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो नए लॉ बनाए जा रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं वायलेट ना कर रहे हो, इसको देखने के लिए, इसको चेक करने के लिए जुडिशियल रिव्यू की पावर किसके पास है? जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी के पास है। तो ये जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके हर लॉ को रिव्यू कर सकती है और चेक कर सकती है कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट तो नहीं है, और अगर है तो उसको रोक भी सकती है। इसलिए मैंने कहा कि यहां पे जुडिशरी स्ट्रांग होती है। अब यहां पर जो जुडिशरी होती है, उसकी पावर इतनी नहीं होती है जितनी आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सिस्टम्स में होती है। यहां पे जो जुडिशरी है, वो जुडिशरी जो है, जुडिशरी कैनॉट स्टॉप पार्लियामेंट जुडिशरी कैनॉट स्टॉप पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। ये पार्लियामेंट को किसी भी तरीके का लॉ बनाने से रोक नहीं सकती जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि वहां पे पार्लियामेंट जो बना रही है वही लॉ है। लेकिन यहां पर जुडिशरी जो है, अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट करते हुए कोई लॉ बनाती है, तो जुडिशरी वहां पे रोक सकती है। तो यहां पे जुडिशरी की पावर्स जो है, इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां पे जुडिशरी सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को इन्फोर्स कर सकती है, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट के लॉ को रोक नहीं सकती, उसको बनाने से रोक नहीं सकती। वहां पे जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले देशों में जो लॉज हो सकते हैं, वो काफी टाइप के हो सकते हैं। जैसे लॉज अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो सकते हैं। लॉज अपने आप में क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो सकते हैं। फिर लॉज अपने आप में क्या हो सकते हैं? लीगल लॉज हो सकते हैं। फिर लॉज अपने आप में क्या हो सकते हैं? यहां पर लीगल लॉ होने के साथ साथ फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के तौर पे आपका फंडामेंटल राइट है, तो जो फंडामेंटल राइट वगैरह हो गया अपने आप में, वो क्या है आपका? जैसे फंडामेंटल राइट के तौर पे राइट टू लाइफ वगैरह, ये सब अपने आप में उसके अंतर्गत जो भी उसको इन्फोर्स करने के लिए लॉज आएंगे, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट को इंप्लीमेंट करने के लिए ला रहे हैं। तो राइट टू लाइफ और ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए। और फिर लीगल लॉज के तौर पर जो पार्लियामेंट नए कानून बना करके आपको इस देश में कोई लॉ इंप्लीमेंट करेगी, वो अपने आप में कैसे लॉज हो गए?
लीगल लॉज हो गए, है ना, जैसे सीआरपीसी वगैरह ये सब लॉज हो गए। लेकिन यहाँ पे जो लॉज होता है ना वो सारा पार्लियामेंट बनाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, जो पार्लियामेंट बना रही है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी लॉ आ रहा है एग्जिस्टेंस में, एवरी लॉ इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी लॉ इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पर यहाँ पे अपन ये नहीं कह सकते कि एवरी लॉ इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज certain laws differ from constitution, right? So they can be classified as legal laws, but they cannot be said as constitutional laws. But here every law is part of constitution, because whatever law is being made, that is constitution in itself only, जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपन को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिलती हैं। क्या क्या अपन ने देखा कि कोडिफिकेशन नहीं होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कोडिफिकेशन होता है। फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा देशों में अप्लाई होता है ये देखा हमने। फिर हमने देखा कि कैसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन वहीं पे होता है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन हुआ हो, जहां पर स्लोली स्टेडली चेंजेस हुए हो अपने आप, तो कुछ नया बुक क्रिएट करने की जरूरत ही ना पड़ी हो। लेकिन जहां पर रिवॉल्यूशन हुआ है वहां पे सब कुछ नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए एक सिंगल बुक एग्जिस्टेंस में आता है। फिर यहाँ पर एनेक्ट करने के लिए कोई स्पेशल बॉडी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन एक दिन में आ नहीं रहा, एक दिन में पूरा एनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन यहाँ पे एनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नए सिरे से बॉडी स्टेब्लिश हुई थी और उनकी सबकी सहमति से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया है, तो उसे लागू करने के लिए एक दिन चुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्पेशलाइज बॉडी चुननी पड़ेगी, यहाँ कोई स्पेशलाइज बॉडी नहीं है। फिर यहाँ पार्लियामेंट ही सुप्रीम होती है, क्योंकि वो जो लॉ बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होती है और पार्लियामेंट इसके अगेंस्ट जाकर के लॉ नहीं बना सकती। जो नया लॉ बनाएगी भी पार्लियामेंट वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। यहाँ पर जुडिशरी पार्लियामेंट के लॉ को काट नहीं सकती है, पार्लियामेंट के लॉ सही से इन्फोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिर्फ उसको देख सकती है, सिर्फ उसको जांच सकती है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी स्ट्रांग होती है, वो इंश्योर कर सकती है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी का वायलेशन ना करें, इसके बेसिक प्रिंसिपल का वायलेशन ना करें। यहाँ पे हर लॉ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ पे कुछ लॉज लीगल लॉज हो सकते हैं तो कुछ लॉज अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो सकते हैं। फिर आप ही मुझे बताओ, इन दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में से फ्लेक्सिबल कौन होगा जिसे आसानी से चेंज किया जा सकता है? तो जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं उसके जो फीचर्स होते हैं वो हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली चेंज्ड या कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इजिली अमेंडेड। क्योंकि पार्लियामेंट को क्या करना है, पुराने लॉ को खत्म ही तो करना है सिंपल तरीके से। और जैसे ही पार्लियामेंट ने पुराने लॉ को रिप्लेस करके नया लॉ लाया, वो नया लॉ नया कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गया। फिर तो इसका मतलब लॉ को पास करने जितना आसान है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना। इसलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं। लेकिन जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो अपने आप में रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। उसके कुछ पार्ट्स को चेंज करने के लिए यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होगी, तो कुछ पार्ट्स को यहाँ पर चेंज हो सकता है कि सिंपल मेजोरिटी से किया जा सके कुछ देशों में, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स में। तो यहाँ पर इसका नेचर रिजिड और फ्लेक्सिबल दोनों होता है, और ज्यादातर यह हमें रिजिड देखने को मिलता है कि इसमें आसानी से चेंज नहीं लाया जा सकता आमतौर पर। तो दोस्तों ये कुछ अपने फीचर्स होते हैं, फंडामेंटल फीचर्स इन दोनों के बेसिस पे, और ये सारा हमने एक चार्ट के फॉर्म में भी यहाँ पर लिखा है, और ये सारी बातें मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है। और इस प्रोसेस में यही चीजें सेपरेट करती है एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। फिर जहां पर यूके जैसे देश है अनरिटन, वहां पे अपन को जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो देखने को मिलता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब वहां पर जो पावर्स हैं वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट में कंसंट्रेटेड होती हैं। रीजनल जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, सारा पावर आपका सेंटर के पास होता है और सेंटर कभी भी छीन सकता है, जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जहां पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे फेडरल का मतलब पावर का डिवीजन हो सकता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में या सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में। तो जहां पे सेंटर और रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन होता है वहां के स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जिन देशों में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है वहां पे स्ट्रक्चर हमको थोड़ा सा फेडरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पर अपन को यूनिटरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल सकता है, जैसे इंडिया के केस में दोनों ही देखने को मिलता है। अच्छा, अपना अगला टॉपिक भी यही होगा कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है और क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है। लेक्चर 5 में
हम इन्हीं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करेंगे। बस अभी के लिए समझ लो कि जहां पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर हमें देखने को मिलता है फेडरल गवर्नमेंट भी, यूनिटरी गवर्नमेंट भी, और दोनों के मिक्स फीचर्स भी। लेकिन जहां पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे पावर का कंसंट्रेशन अपन को सेंट्रल गवर्नमेंट में देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ आपके फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में। और आई होप आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस में आता है और फिर इनके अपने अपने फीचर्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी बातें आज के सेशन में क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो आप अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर समझाएं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।